और जब मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया फिर मुझे इसकी अवेयरनेस हुई कि इसकी क्या स्कोप है। पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। इंडिया में जो है जजमेंट में कंसिस्टेंसी मिलती है, उनका व्यू जो है वो तकरीबन सुपीरियर कोर्ट का एक ही होता है। देखिए ये फील्ड तो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये अनसर्टन है। म्यूज़िक में जी हमारे एक ख़ानदान में एक बड़ा मशहूर उर्स होता था, तो वहाँ से सुन सुन के जो शौक़ डेवलप हुआ। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ऐसी स्टोरीज़ को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम किया और कोई जुदागाना मकाम बनाया हो। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले कई बरसों से लॉ की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं और कामयाबी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और इनकी एक ख़ास अचीवमेंट ये है कि 2002 में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो अब ये लॉ के साथ साथ किताबें पढ़ना, इंटेलेक्चुअल थॉट्स को जो है वो मैनेज करना, प्लस म्यूज़िक का शौक़, ये सारी चीज़ें इनकी शख्सियत में कैसे आईं, ये हम आज के इंटरव्यू में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद वासिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपने लॉ की फ़ील्ड का इंतखाब कब, क्यों और कैसे किया? लॉ की फ़ील्ड का इंतखाब तो हुआ तो मेरा एक्सीडेंटली, पहले कोई ऐसा इरादा नहीं था। जो पहले तो यही था कि भाई कोई बिज़नेस वगैरह कर लेंगे। तो फिर एक दोस्त ने जो है मशवरा दिया लॉ करने का, और जब मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया फिर मुझे इसकी अवेयरनेस हुई कि इसकी क्या स्कोप है। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि अब इस पर मेहनत करनी चाहिए। सर आप क्या समझते हैं कि हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, लॉ है, इसमें क्या बेटरमेंट की गुंजाइश है? पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, पर्सन स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी हमारी जो जजमेंट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। देखा यह जाता है कि बंदा कौन है, उस हिसाब से कुछ हमारी जो पॉलिटिकल जजमेंट्स हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, उस वजह से हमारी जजमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है जजमेंट में कंसिस्टेंसी मिलती है, उनका व्यू जो है वो तकरीबन सुपीरियर कोर्ट का एक ही होता है। हमारे हर मामले में सुपीरियर कोर्ट के जो है व्यूज़ अलग-अलग हो जाते हैं, और उसकी वजह जो है वो आपको पता है, जो हमारे हालात है, सियासी प्रेशर है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, या और जो पावर हाउसेस है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। सर आपने अपने इस पूरे थ्रू आउट कैरियर में क्या क्या मुश्किलात फेस की, या कौन कौन से ऐसे फेजेस थे जहां आपको लगा कि यहाँ मैं बड़ी मुश्किल में हूँ? देखिए ये फील्ड तो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये अनसर्टन है। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दें तो फिर आपको क्लैरिटी मिल जाती है और फिर अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको आप कूप अप कर लेते हैं। सर जो लोग आना चाहते हैं लॉ की फील्ड में, आप उन्हें क्या मशवरा देंगे, क्या गाइडलाइन देंगे कि वो किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें, अपना माइंडसेट क्या रखें? देखिए डिपेंड करता है कि लॉ करने के बाद वो करना क्या चाहते हैं। मतलब इसमें काफ़ी स्कोप है। आप जुडिशरी की साइड पे जा सकते हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और बड़े इसमें जो फील्ड है जिनमें आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर आप यूनिफोकल हों। यानी आपके दिमाग में कोई जज बनना या कोई फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाना या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना, ये जो है ये आपके दिमाग से निकलना चाहिए। तो जब आप यूनिफोकल होते हैं तो फिर आप दूसरी सोचें जो है वो नहीं आने देते, और दूसरे जो अट्रैक्शंस हैं आपकी उनको आप अवॉइड करते हैं, तो फिर इसमें कामयाबी मिलती है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह एक डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। म्यूज़िक में भी आपको इंटरेस्ट है, इंटेलेक्चुअल बुक रीडिंग में भी आपकी काफ़ी दिलचस्पी है। तो म्यूज़िक में सर इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? म्यूज़िक में जी हमारे एक ख़ानदान में एक बड़ा मशहूर उर्स होता था। खारियाँ दरबार में पीर मेहदी शाह साहब का उर्स होता था। वहाँ पे म्यूज़िशियन आते थे, क्लासिकल फ़नकार आते थे, कव्वाल आते थे। तो वहाँ से सुन सुन के जो शौक़ डेवलप हुआ, तो फिर सोचा कि इसको बाकायदा अच्छी तरीके से करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो फिर मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली म्यूज़िक की। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। सर ये ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में आप किस तरह गए, मतलब इसकी कोई सिलेक्शन हुई, आपकी आवाज़ को पसंद किया गया, कैसे पहुँचे? मैं LLB पार्ट 1 में था जी, कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज में।
तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मैं हिस्सा ले सकता हूँ। तो सीखा तो मैं थोड़ा बहुत पहले भी था, तो मैंने फिर इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम तकरीबन 52 कंटेस्टेंट थे। उनमें सिलेक्शन हुई, कोई 20 लोगों की सिलेक्शन हुई। तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। राग रगेश्वरी मैंने गाया था उस वक्त, मुझे याद है 2002 में। तो फिर गोल्ड मेडल मेरे लिए अनाउंस हुआ जी। ये एक अचीवमेंट है मेरी। सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है ना कोई अपना फेवरेट सॉन्ग अगर गुनगुना दें। जी कि किशोर कुमार का गाना मुझे बड़ा पसंद है। जी सर। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग किसी रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर कोई चाहे पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत सर। सर मुझे बताइएगा कि सिंगिंग में आपकी इंस्पायरेशन कौन है वैसे? सिंगिंग में क्योंकि मुझे क्लासिकल का शौक था, और क्लासिकल में तो पटियाला घराना जो है मेरे फेवरेट है। उनमें सर कौन ज़्यादा जो है वो आपको? पटियाला घराने में उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब थे, उसके बाद अब मौजूदा हमद अली ख़ान है। सर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त देखा, चैलेंजेस देखे, तो उनसे आप कैसे बाहर निकले? देखिए ज़ाहिर हर बंदे की ज़िंदगी में मुश्किलात चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन उसका तरीका चैलेंजेस से निकलने का ये है कि किसी चीज़ को परमानेंट ना समझा जाए। ठीक है। मसलन चैलेंजेस जो हैं वो लाइफ को मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि ऐसे दरख्त जो हवाओं की ज़द में रहते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं। सही। तो बाज़ दफ़ा जो मिजरीज़ हैं, जो सफ़रिंग है ज़िंदगी की, वो आपको ग्रो करने के लिए होती हैं। हमें उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम उसको समझते हैं कि ये हमारे ऊपर एक मुसीबत टूट पड़ी है, और पता नहीं जो अल्लाह ताला ये हमारी मुसीबत जो है, ये हमारी जो परेशानी दूर क्यों नहीं कर रहा। तो हर एक चीज़ का जो है एक पीछे रीज़न है, उसका एक बाकायदा मैकेनिज़्म है, और उसमें से गुज़रना बाज़ दफ़ा इंसान के लिए उन मिजरीज से, उन तकलीफ़ों से गुज़रना ज़रूरी होता है। सिर्फ ये है कि सब्र जो है या कंसिस्टेंसी वो आप टूटने ना दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है निकालता है उससे। सर हमारी जो यूथ है वो बहुत जल्दी नाउमीद हो जाती है, मायूस हो जाती है, उससे आप क्या एडवाइस देंगे कि वो अपना कैरियर चूज़ करते वक्त या ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल मकाम पर अपनी ज़िंदगी को किस तरह सोचे, किस तरह प्लान करें? देखिए एक स्पिरिचुअल लीडर थे इंडिया के, स्वामी विवेकानंद। वो कहते थे कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, उनकी कोटेशन है, तो वो कहते थे टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लेट योर बॉडी, मसल, ब्रेन, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड लीव ऑल अदर आइडिया। तो ये वो कहते थे कि यही एक सक्सेस है कि जब आप अपने लिए को सिलेक्ट करें, सबसे पहली बात तो ये है कि यही ज़िंदगी के लिए बड़ा मुश्किल है कि व्हाट टू डू, ये सोचना। ये एक लाइन तो है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि आपने करना क्या लाइफ में। सही। तो दो ही स्टेजेस हैं, व्हाट टू डू और 10 हाउ टू डू। यानी सबसे पहले आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है कि अपने लाइफ में करना क्या है। ठीक है। तो एक कोटेशन मुझे बड़ी पसंद है, वो अक्सर नेपोलियन से वो एट्रीब्यूट की जाती है। तो वो कहता है कि देयर मस्ट बी एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग बट देयर मस्ट नॉट बी पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। मतलब ये है कि जब भी आप अपने लिए कोई कैरियर सेलेक्ट करते हैं या आप ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास जो है दो ऑप्शन होती हैं। सही। कि आप ये करें
या ना करें। ठीक है। उसके लिए आपका पहला काम ये होता है कि आपके पास डाटा कलेक्शन होना चाहिए। मतलब सिर्फ रैंडम मोटिवेशन से आप तरक्की नहीं कर सकते। सिर्फ मोटिवेशन, आपको डायरेक्शन लेस मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले तो आपने डायरेक्शन तय करनी है। देखना ये है कि आप जो अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो, उसके लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, उस फील्ड का स्कोप क्या है, क्या अब वो मार्केट में इन है या नहीं, क्या उससे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है या फ्यूचर सिक्योर हो सकता है या नहीं। लेकिन कभी भी आप 100% एनालिसिस नहीं कर सकते फ्यूचर का। यानी आप ये नहीं बता सकते कि लाजमी ये कामयाब होगा। प्रो एंड कॉन्स आप देखते हैं तो अगर कुछ पोर्शन जो है वो अंधेरे में ज़रूर रहता है, लेकिन इंसान की नेचर ये है कि जब वो समझता है कि इतना इसका नुकसान है, मसलन समझता है कि 30% इसका हो सकता है कि जो चांस है कि मैं नाकाम हूँ, 70% चांस है कि मैं कामयाब हूँ, तो वो 30% हमेशा अंधेरे में रहना है। तो उसमें वो नेपोलियन कहता था कि जब भी आप लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं 30 या 40% हमेशा अंधेरे में रहता है, फिर अपने फेथ पे अमल करना होता है, अपना फेथ देखना होता है। क्या खूबसूरत बात। तो आपको एनालिसिस तो करना चाहिए, बट देयर मस्ट नॉट बी पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। कि इस तरह ना हो कि आपका दिमाग जो है वो स्टैटिक हो जाए, यानी उसमें फैसला करने की ताकत ना रहे। तो एनालिसिस का प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपके फैसले की ताकत छीन लेता है, लेकिन अगर आप इस असूल से वाकिफ़ हैं तो फिर आपको पैरालिसिस नहीं होगा। सर मुझे ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आपका कोई गोल है, कोई प्लान है, कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक पूरा ना हुआ हो, वो बताएं। मैं ज़िंदगी को उसमें गोल सेट करने से ज़्यादा ज़िंदगी के साथ फ्लोट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यानी अब जो मेरी फील्ड है तो इसमें मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, ये है कि मैं लेटेस्ट लॉ से मेरी अवेयरनेस हो, मेरी कोर्ट में प्रेजेंटेशन अच्छी हो, मैं अपने ऑफिस को टाइम दूँ। मैं अगर यहाँ पे सोचने लग पड़ूँ कि मैं चौधरी एतजाज़ एहसन नाज ही बन जाऊँ, ठीक है, या मैं SM ज़फ़र बन जाऊँ, तो ये मेरे लिए एक एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। मुझे ये चाहिए कि मैं अपना काम करूँ, मैं अपने काम पे फोकस रहूँ, ज़िंदगी मुझे जहाँ मर्ज़ी ले जाए। यानी मैं ज़िंदगी को अपना इनपुट दूँ, आउटपुट फिर अल्लाह ताला पे छोड़ें, या ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल इसका। सर आप किताबें पढ़ते भी हैं, आपकी अब तक की पसंदीदा किताब कौन सी है, और आप लिखते भी हैं तो पसंदीदा किताब बताइएगा। एक तो अभी मैंने ख़त्म की है, तो वो शाह साहब की रिकमेंडेशन पे, कासिम अली शाह साहब की, वो थी विक्टर फ्रैंकल की बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है। तो उसमें उसने एक एडवाइस की है कि हर इंसान जो है उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाना चाहिए। बिल्कुल। और जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है तो फिर आप जो है उस रुकावटें या परेशानियां जो हैं उनसे बच सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं और आपका फोकस जो है फिर उस मकसद पे ऊपर होता है, तो फिर आप वो बियर कर जाते हैं। सर कासिम अली शाह साहब के बारे में, उनकी फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? कासिम अली शाह साहब की एक तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन को इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कोई, इंडिया में आपको मिलते थे, यूरोप में आपको पता है सेल्फ हेल्प की बहुत बुक लिखी गई, तो मोटिवेशन की तो ऑलवेज इंसान को ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ लोग मायूस करने वाले ज़्यादा थे, मोटिवेट करने वाले काम थे। तो शाह साहब जो हैं ये इनोवेटर हैं यहाँ पे मोटिवेशन स्पीकिंग में, और उसके बाद लोगों को गाइड करने में। और दूसरा शाह साहब में खूबी ये है कि वो मुख्तलिफ लोगों को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने फोरम से, जिससे लोगों को ये डाइवर्स जो है प्रोफेशंस के बारे में पता चलता है, उनको जो है पता चलता है कि वो कौन सी फील्ड अपने लिए सिलेक्ट करें और ज़िंदगी को किस तरह वो गुजारें। ये सबसे हाउ टू लिव जो है ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, और इस पे हाँ जी, इस पे जो लोग काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो एडमायरेबल है काम। अच्छा सर, लॉ का और सिंगिंग का क्या आपस में कोई ताल्लुक है? देखें जी, सिंगिंग क्या है एक्चुअली, सिंगिंग भी लॉ के बगैर नहीं है, सिंगिंग का भी एक लॉ है। बिल्कुल ऐसे। म्यूज़िक जो है, आवाज़ क्या है, आवाज़ को आप ख़ास एक तरतीब देंगे तो वो म्यूज़िक बन जाएगा। तो लॉ के बगैर तो म्यूज़िक भी नहीं है, लॉ में म्यूज़िक भी है। और दूसरा मैं तो समझता हूँ कि अगर देखें तो म्यूज़िक लॉ में म्यूज़िक भी है और म्यूज़िक में लॉ भी है। सही। यानी आप अगर अदालत में आर्गूमेंट कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां बात का रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। सही। तो आपका अंदाज़े बयां ही एक्चुअली
अगर आपके आर्गूमेंट में भी मौसीकियत नहीं है तो फिर जज कन्विंस नहीं होगा आपसे। सर, बीइंग अ नेशन आप क्या समझते हैं कि हमारी जो है सबसे बड़ी गलती वो क्या है? हमारी मतलब थिंकिंग का प्रॉब्लम है या हम मेहनत नहीं करते? आपके ख्याल में बीइंग अ नेशन सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है? इकबाल का शेर है कि आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। सही। हम नई सोच से घबराते हैं, सही। हम पुरानी सोचों से जुड़े रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे। तो इकबाल ने कहा था कि जहाने ताज़ा की है अफ़कारे ताज़ा से नमूद, कि संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। पता नहीं हम अफ़कारे ताज़ा से डरते क्यों हैं। तो हमारे अंदर जो है वो इनोवेशन नहीं है, इज्तिहादी सोच नहीं है, बहुत खूबसूरत, जिसकी वजह से हमारा ये हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद वासिक साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू भी की और बहुत ही अच्छा गाना भी सुनाया। मैं आपका मशकूर हूँ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके विज़डम से, इनकी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो इन्होंने इनोवेशन की बात की, और सबसे खूबसूरत बात इनकी ये थी कि आप अपना काम, अपनी इनपुट वो 100% रखें और आउटपुट का यानी जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।